जो इंडिया में पैदा हुआ है वो आयुर्वेद से ही पैदा होता है, आयुर्वेद से। ये स्टोरीज बड़ी ज़्यादा मशहूर होती हैं कि बॉडी बिल्डिंग में तो कुछ भी नहीं है, बॉडी बिल्डर कोई रेडी लगा रहा है या कुछ भी। आमतौर पे आपने देखा होगा कि इस तरह के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं होती। अगर मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना हो, लाइक मैं जैसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन मैंने पास्ट में खेले हैं काफ़ी, शुड आई यूज़ एनाबॉलिक्स? फिजिकल हेल्थ सही रखने के तो बड़े तरीके हैं सर, तो मेंटल हेल्थ सही रखने का क्या तरीका हो सकता है? आई वॉन्ट ओवरऑल 5 टाइटल्स एंड टोटल मिला के हार्डली 60-70,000 एंड जो खर्चा था उस प्रेप में 3 महीने का, इट वाज अराउंड। बहुत सारी फिलॉसफीज वो अपने आप को सही बताने के लिए ये बातें बोल देती हैं कि जो भी हो रहा है हमारी फिलॉसफी के हिसाब से ही हो रहा है। आप फिजिकली मेंटली एकदम फिट हैं सर, जी मैं मान लेता हूँ जी। अभी बाहर जाते कुछ हो जाए सर आपको, अबे तू बड़ा एरोगेंट है। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ? ਭਾਜੀ ਦੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। अच्छा, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो कैमरे में नहीं आना चाहे ना तो बता देना, वो काट देगा भाई, ठीक है। इफ पॉसिबल हिंदी में बात कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते पंजाबी च गाला ना कढ़ो, मतलब पंजाबी च गाल करो, कोई चक्कर नहीं। अगर मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना हो, लाइक मैं जैसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन मैंने पास्ट में खेले हैं काफ़ी, शुड आई यूज़ एनाबॉलिक्स? वो अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया, है तो कि वो मुझे मुझे किसके साथ खेलना है जाके, मतलब आप अगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके चढ़ जाओगे जहाँ पे सारे इनहैंस्ड है, हाँ। तो वहाँ पे तो आप टिक नहीं पाओगे। हाँ, वहाँ पे नहीं टिक तो पाऊंगा। अगर आपका, जैसे आप बोल रहे हो कि आपका 10-15 साल का एक्सपीरियंस भी है, जाहिर सी बात है कि अगर आपका जो नेचुरल पोटेंशियल है ना, जो आपका वो अभी आप मतलब रियलाइज कर चुके हो, इससे ज्यादा तो अगर आगे जाना है तो फिर यस वो फिर लेने ही पड़ेंगे, है ना? यस। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इन्हांस हो जाऊँ या फिर नहीं, तो शायद अगर होना आपने पड़ेगा, आगे अगर जाना पड़ेगा। और 2-3 बार मेरे साथ वहाँ पे नेचुरल कंपटीशन नेचुरल है कितने फेक नेटीज बहुत हैं। ये भी 2 साल करके उसके बाद वॉश आउट करके तो चढ़ जाए वहाँ पे जाके, ये भी नेचुरल। मैं वही सोच रहा था, मैंने ये ड्यून्स वगैरह जो चल रहा है अभी भाई यार, नेचुरल मैं सच बताऊँ तो नेचुरल भाई ने बोला जरूर है कि नेचुरल की बहुत ज़्यादा स्कोप है, मुझे नहीं लगता कि नेचुरल का स्कोप है हिंदुस्तान में, स्पेशली जहाँ पे जो डोप टेस्टिंग है या फिर जो नॉर्मल भी जो टेस्टिंग है वो इतनी ज़्यादा कारगर है नहीं। लोगों को 100 तरीके पता है कि किस तरह से उसको डॉज करना है। वहाँ पे आप सोचो कि मैं नेचुरली कम्पीट कर लूँगा और कहीं पे पहुँच जाऊँगा, तो वो तो छोड़ दो आप, अनलेस कि आपके एक्सट्रीम तरह के जेनेटिक्स हैं, आप वैसे ही देखने में ही एनहेंस लगते हो, चाहे आप नेचुरल हो। वो कोई होता है, कोई आप शायद उनको जानते होगे, सिक्स पैक। हाँ, वो जो जी अमृतसर का है, जानता हूँ क्या नाम है? अमृतसर का नहीं है, वो पटियाला का है मेरे ख्याल से। पटियाला का शायद, उसको मैंने अभी वो अमृतसर में मुझे पता नहीं था। मोस्टली इसके जो सारा करवाता है वो मेन अमृतसर से। अच्छा चलो, उसको मैंने किया था मैसेज यही रिगार्डिंग जो मैंने आपको पहले पूछा था कि डाइजेशन में दिक्कत आ रही है, लाइक ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो उसने मुझे कह दिया था कि तुमने शायद पास में एनाबॉलिक्स यूज़ किए हो, बिकॉज ऑफ उसने मेरी कंपटीशन की फोटोज़ देखी होंगी नेचुरली जो मैंने अचीव की थी। अच्छा। नेचुरली। और सप्लीमेंटेशन, अभी मुझे सप्लीमेंटेशन मैं इतना ज़्यादा करता नहीं हूँ, अगर वे प्रोटीन भी लेता हूँ तो वो एक स्कूप ही लेता हूँ आफ्टर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट में सिर्फ पानी के अंदर डालकर, उसके साथ 3 अंडे खाता था पहले, अभी तो मैं वेज हो गया हूँ 1 साल से। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि उसमें पैसा वगैरह ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर इन्हांस होना है, तो स्कोप आगे मुझे दिखता नहीं है जितना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। जो भी आपने करना है ना, आप बॉडी बिल्डिंग में करो या कुछ भी करो, सिर्फ और सिर्फ तब करना अगर आप मतलब एकदम पागल हुए पड़े हो कि यही करना है। इसलिए क्योंकि इस चीज़ में ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ पैसे की नहीं है, आपकी बॉडी की और हेल्थ की भी है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा उनका दिमाग इसी में है कि मतलब जैसे पागल नहीं हो जाता बंदा कि इसी चीज़ के पीछे यही मेरी ज़िंदगी है, तो उनका वो प्यार है उस स्पोर्ट के प्रति, उस चीज़ के प्रति। अगर तो उस लेवल का प्यार है आपका, और तब आप आगे जाओ, लेकिन आप देखा देखी में ऐसा वैसा मत करो। और जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ये तो मेरे ख्याल से तो भूल जाओ भाई, सीधा मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो भी आप प्लेटफॉर्म्स, अगर अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे आप जाओगे जहाँ पे आपको वाकई में रिकॉग्निशन मिलेगी, जहाँ पे आपको वाकई में कुछ करियर का कुछ बूस्ट मिलना, वहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ खड़े होगे जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं। एनहांस बॉडी बिल्डिंग, सो मैं कंपीट कर रहा हूँ प्रोफेशनली ना। अच्छा, आप कंपीट करते हो प्रोफेशनली? मैं लाइक ओवरऑल टोटली 30+ टाइटल जिते हुए ने बॉडी बिल्डिंग च। वाह यार, सो लाइक 2023 च मैं लास्ट कंपीट कਰਿਆ ਸੀ। गुड। एंड उਦੋਂ मैं अजीत क्लासिक, नॉर्थ इंडिया, पंजाब ओवरऑल 5 ਅਜੀਤ ਕਲਾਸਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਫਰਸਟ ਅਜੀਤ ਕਲਾਸਿਕ ਚ ਮੇਰਾ ਕੈਟਾਗਰੀ 골ਡ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਕਲਾਸਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚ ਗਏ? ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਸਟ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਐਨਹਾਂਸ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ
ਆਊਟਕਮ ਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਆਈ ਗੈਸ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ once you start doing it there is no going back. There is no going back. ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ Yes, ਸਕਦੇ ਕਿ yes. 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਟਾਈਟਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 6 ਸ਼ੋ ਖੇਲੇ। ਹਿੰਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ। ਸੌਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ like 6 shows, like I competed in like totally 6 shows and overall 12 categories, ठीक है। and मेरी हर कैटेगरी में प्लेसिंग आई। so I won overall 5 titles, overall titles, 8 gold, 2 silver, 2 bronze and total मिला के hardly 60-70,000 accumulative cash और gift महीने का खर्चा जो मिला एंड जो खर्चा था उस प्रेप में 3 महीने का, इट वॉज अराउंड 3.5 लाख के आसपास। तो आउटकम था 0 है, राइट। एंड दूसरी चीज़ आई वुड से अगर नेचुरली भी कर रहे हैं, लेट्स एनहेंस हो रहा है, सोशल मीडिया इज समथिंग जितों लाइक जहाँ से वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। सो अब लाइक अगर मैं कम्पीट कर रहा था तो मेरे पास जो इनकम आ रही थी दैट वाज इनडायरेक्टली फ्रॉम द सोशल मीडिया, जो मेरे को क्लाइंट्स आ रहे थे। डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग देयर इज 0 आउटकम, नो मैटर कि किस लेवल पे है क्या है। एग्जैक्टली जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं जिनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है, आपने देखा होगा बहुत सारे ये स्टोरीज बड़ी ज़्यादा मशहूर होती हैं कि बॉडी बिल्डिंग में तो कुछ भी नहीं है, बॉडी बिल्डर कोई रेडी लगा रहा है या कुछ भी। आमतौर पे आपने देखा होगा कि इस तरह के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं होती है। ट्रू दैट। स्टेज पे अपने आप को, अपने शरीर को प्रेजेंट कर पाना और कैमरे के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाना दो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। शायद इसलिए कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। जो लोग कर पा रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा पैसे कमाए हैं। जैसे रोहित खत्री हो गया, वैसे तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा मशहूर था लेकिन फिर भी वो उसका जो एक बूस्ट आया था नेक्स्ट लेवल, वो जब उसने कम्पीट करना स्टार्ट करा था, स्पॉन्सरशिप्स अच्छी मिल जाती हैं आपको, कंपनीज आ जाती हैं आपके पीछे बैक कर देती हैं आपको, तब पैसे हैं। सो ये आपने मतलब देखना है। गाने गाता मुंडा किन्ने जने इन्हें फॉलो कर दे, कोई करदा इन्हें फॉलो जे है करदा भी हैगा मुकर जाए ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ ਮਾਲਟਨ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ, ਉਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਾਜੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਪੈਰੀ ਮੈਨੀ ਵਾਲਾ। ਪੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਲੋ हाँ वो आपे ही करी जाता मुंडा, बहुत बढ़िया। सो 18-19 साल के जो बच्चे हैं, मेरी तो 31 साल हो गई उम्र, अभी तक शादी वैसे हुई नहीं है, अभी नहीं की है। मैंने कौन सा पूछा तो वैसे बोल रहा हूँ मैं। 31 साल एज हो गई, अभी शादी नहीं, मतलब नहीं अब करवाई नहीं है, थोड़े करूँगा। तो वो ना दुखी बंदे, तो वो मुझे क्योंकि मैंने छड़ियाँ आ गए तो वो ना मुझे स्टीरियोड्स के साइकिल के बारे में बहुत पूछते हैं कि वेट गेन नहीं हो रहा या मसल नहीं। आपसे क्यों पूछते हैं? क्योंकि मैंने पास में कुछ वीडियोस वगैरह बनाई थी कैसी स्टीरियोड्स साइकिल्स के ऊपर। आपको कैसे पता? आप तो बोल रहे थे मैं नेचुरल में पकड़ा गया तो नहीं वो वैसे मैं यही डालता हूँ क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से फिर व्यूज़ वगैरह के चक्कर में वो थोड़ा अच्छा उसके लिए मैं करता हूँ वैसे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि वो मुझे पूछते हैं कि हम लोगों ने साइकिल लेना है, क्या ये जरूरी है? 19 साल के बच्चे हैं, 18 साल के हैं, कि उनके लिए जरूरी मेरे ख्याल से लगता नहीं है, बट वो पूछते रहते हैं। किसी को भी जरूरी नहीं है भाई। हाँ, जिस किसी ने बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, जिस किसी ने कोई शर्ट उतार के कैमरे के सामने उसको 2-4 करोड़ रुपए नहीं मिलने, उसको जरूरत ही नहीं है इतनी हेल्थ रिस्क में डालने की। तो वो बहुत पूछते हैं। फिर कई ऐसे भी मेरे पास मतलब बच्चों की डीएम है जिन्होंने पहले से ही साइकिल चला रखे हैं और अभी उसके साइड इफेक्ट लाइक ईडी की प्रॉब्लम और हार्मोन्स बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन बैलेंस नहीं है, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है उनको। तो यार हम जितना मर्जी बोल लें कि ज़रूरत है चाहे ज़रूरत नहीं है, जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये इनसिक्योरिटी बेस्ड चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं इस इनसिक्योरिटी को फ्यूल भी कर रहे हैं, चाहते ना चाहते। क्योंकि अगर मैं हर तीसरी वीडियो में मतलब शर्ट उतार के दिखा रहा हूँ अपने आप को कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, वो तो है। उसके बाद मैं पैसे भी बहुत कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कितना भी बोल लूँगा ना कि जी इसके साइड इफेक्ट हैं, इससे बंदा मर जाता है, तो मैं खुद तो मरा नहीं हूँ, मैं तो मज़े कर रहा हूँ। हाँ। तो सबके दिमाग में ये चीज़ आती है क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो नए हैं ना, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं। वो कुछ चक्र जो है ना गरीबी का, उससे निकलना चाहते हैं किसी भी तरह से। प्लस अगर आपकी इनसिक्योरिटीज़ भी हैं कि यार मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, तो वो डबल बेनिफिट है फिर आपका। आपको पैसे भी मिल गए, ऐश की ज़िंदगी भी हो गई, फेम भी मिल गया,
और आपकी जो इनसिक्योरिटीज आपको लगता है कि मैं ऐसा दिखता हूँ वैसा दिखता हूँ, वो भी मैं फिक्स हो जाएगी। तो इस वजह से किसी का गोल है बॉडी बिल्डिंग नहीं है या क्या है, सब लोगों का ये है कि अगर शॉर्टकट लेके कुछ बन जाए तो अच्छा ही है, इसलिए पूछते हैं। जैसे मैंने पास्ट में कंपटीशन वगैरह किए थे तो वहाँ पे मेरे साथ 1-2 बार जैसे वो होते हैं ना कि प्लेस जो आनी थी वो नहीं आई, उन्होंने अपनी जिम के बंदे ही आगे कर दिए थे। तो फिर वहाँ से मुझे थोड़ा ऐसे लगा कि इसमें स्कोप नहीं है, थोड़ा बिजनेस माइंड के हिसाब से मैं सोचने लगा। तो मैं फिर जैसे सोशल मीडिया पे आया तो वहाँ से मुझे अच्छी रीच मिलनी शुरू हो गई। मतलब मैं एक चीज़ बढ़िया बोलूँ, अभी कमा आपको सकता हूँ। जितना आपने बात करी ना, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, बॉडी बिल्डिंग मत करो आप। नहीं, मेरा अभी ये नहीं है, पहले मेरा क्यों था, मैंने बोला ये चीज़, करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि इसमें स्कोप नहीं है, हाँ, फाइनेंशियल स्कोप नहीं नहीं है, है। है ना, ये मुझे दिख रहा है। मत करो। हाँ। इसीलिए मैंने बोला कि अगर तो आप पागल हो बिल्कुल, मैं तो बॉडी बिल्डर ही बनना है, सिर्फ तभी करो। अगर आपको ये लग रहा है कि उसने अपने बंदे आगे कर दिए या मेरा लोकल लेवल पे जो कंपटीशन हुआ था उसमें मुझे 5,000 रुपये इनाम मिला, इसमें तो कुछ मत करो भाई, मत करो। मैं तो अभी यही देखता हूँ कि जहाँ पे थोड़ा बहुत कैश प्राइज है वहाँ पे जाके एक तरह से अपना वो कहते हैं ना, हाथ जितना जमाने कैश का प्राइस है काम वो आप सोशल भाई मीडिया पे वो करता हूँ कैसे भी करके वो कमा लोगे, कोई इतनी बड़ी हाँ, बात नहीं। बाकी फिजिक तो अच्छी है, मतलब ठीक है, उस लेवल की है, देखने में लगता है कि इन्हांस हूँ। बट मैंने ऐसे भी किया है कि जैसे मैंने एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अभी बैठे बैठे ना आपने 5 से 7 बार ये चीज़ बोल दी है कि मैंने जो भी कर रहा हूँ मैं नेचुरल कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं एनहेंस लगता हूँ, लेकिन आपने यहाँ मेरे सामने बोल रहे हो ना, आप जितना ज़्यादा ये चीज़ बोलोगे ना लोगों को आपके ऊपर उतने ज़्यादा डाउट आएगा। बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ये चीज़ें, ये चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एनहेंस लगता हूँ, मैं नहीं हूँ। बेस्ट थिंग इज़ आप हो नहीं हो। जैसे हमारा जो है हिसाब किताब, जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे सबका सिमिलर ही है, खाने पीने का भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, हम सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं। या आयुर्वेद क्या कहता है ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ लोग आयुर्वेद जी इफ पॉसिबल हिंदी में बात कर दो प्लीज़। जो इंडिया में पैदा हुआ है वो आयुर्वेद से ही पैदा होता है, आयुर्वेद से मरता है। ये जो कंसेप्ट हैं ये सारे वेस्टर्न कंसेप्ट हैं कि जो क्यों हम मैंने इसलिए आपसे ये चीज़ पूछी थी कि हम जिस तरह से जो कर रहे हैं वो सही कि नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारा कंटेंट देखा है जिनके हिसाब से हम जो कर रहे हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ों को सारी गलत है लगभग कि मतलब इस चीज़ को इसके साथ नहीं खाना, तो इस तरह की चीज़ें इस टाइम पे ये चीज़ नहीं खानी, इसके साथ इसको मिला के नहीं खाना, तो ये इसलिए मैंने पूछा कि जो हम कर रहे हैं आयुर्वेद क्या कहता है उसके मुताबिक। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आयुर्वेद बिल्कुल जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो सारा गलत बोलेगी। अच्छा, हम जो कर रहे हैं गलत है ना? ये बेसिकली ये वेस्टर्न कंसेप्ट है सर, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज अ वेस्टर्न कंसेप्ट। जैसे नहीं, वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो उससे हमें कुछ लेना नहीं। आयुर्वेद नहीं ऐसे मतलब कि ना ये चीज़ें नहीं बोलती हैं। सपोज करो कि अगर आयुर्वेद का जो पर्पज़ है, मान लो आयुर्वेदिक जीवन शैली का पर्पज़ अगर हम ये मान के चले कि स्वस्थ रहना और लंबी आयु जीना, ठीक है, वही हम अगर वेस्टर्न, जिसको आप वेस्टर्न बोल रहे हो, मतलब मुझे तो पता भी नहीं कि मैं वेस्टर्न फॉलो कर रहा हूँ ईस्टर्न फॉलो कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं जो भी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ वो वेस्टर्न है, उसकी वजह से अगर मैं लंबी आयु और स्वस्थ जीवन जी पा रहा हूँ तो उसमें भी तो कुछ गलत नहीं है, चाहे आयुर्वेद के उल्टा ही हो। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, कि अगर आयुर्वेद के मुताबिक जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है अगर, तो फिर मुझे लंबी आयु और स्वस्थ जीवन नहीं होना चाहिए मेरे पास। सर ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा मैं समझ हूँ? गया। कि अगर आयुर्वेद के मुताबिक एक चीज, एक जीवन शैली सही है और मैं उस जीवन शैली के उल्टा चल रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मुझे वो हेल्थ भी नहीं मिलनी चाहिए, मुझे लंबी आयु भी नहीं मिलनी चाहिए। सर देखो, सब पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि हेल्थ की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। मेरे पास तो है। कैसे सर, बताइए। आप फिजिकली मेंटली एकदम फिट हैं सर, जी मैं मान लेता हूँ। जी, अभी बाहर जाते कुछ हो जाए सर आपको, नहीं कहाँ गई वो health? एक अलग चीज है, नहीं, उसको आप पर इसको मानिए ना, फिर देयर इज नहीं। नो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। पर नहीं, इसका नहीं, मतलब नहीं, ये ये अलग चीजें हैं नहीं, दो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हेल्थ को सही नहीं रखना, एज फिट एज पॉसिबल। हाँ जी, हाँ जी। पर हेल्थ की कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। नहीं, हेल्थ की डेफिनेशन है। हेल्थ की डेफिनेशन ये है कि आपके जो सिस्टम्स अंदर जितने भी चल रहे हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, जो जितने भी सिस्टम्स हैं वो ऑप्टिमली अगर काम कर रहे हैं तो आप हेल्दी हो। तो सर वो कभी भी कोलैप्स कर सकता है। अरे कभी को तो कुछ भी हो सकता है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, बट एट द टाइम अगर मैं इस टाइम पे अगर आप मुझे कहो कि मैं हेल्दी हूं कि नहीं, और अगर मेरा जो सिस्टम है और कलेक्शंस ऑफ सिस्टम जो मेरे अंदर चल रहे हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं हेल्दी हूं उसमें। मुझे ये क्या लगता है, मैं बताऊं मुझे क्या लगता है, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारी फिलॉसफीज
जो है ना, बहुत सारी फिलॉसफीज अपने आप को, अभी ये गुस्से करने वाली बात नहीं है, ठीक है, हेल्दी कॉन्वर्सेशन, ओके। बहुत सारी फिलॉसफीज, बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो अपने आप को सही बताने के लिए ये बातें बोल देती हैं कि जो भी हो रहा है हमारी फिलॉसफी के हिसाब से ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बात चली जाएगी एक रिलीजन, वैसे मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कभी भी रिलीजन के बारे में, गालियाँ पड़नी है, पर अगर साइंटिस्ट ने कोई नई खोज कर दी, कुछ नई चीज़ पता चल गई, तो रिलीजन वाले बोलना शुरू कर दिए ये तो हमें पहले से ही पता थी, ये तो हमारे रिलीजन के मुताबिक ही पहले से ही चल रहा था, आपको आज पता चला, ठीक है। तो जो पुरानी फिलॉसफीज हैं वो अपने आप को रेलिवेंट प्रूव करने के लिए कि आज के टाइम पे हम रेलिवेंट हैं, ये बातें आमतौर पे बोल देते हैं कि देखो जो भी चल रहा है वो हमारी फिलॉसफी के हिसाब से ही चल रहा है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि जो भी हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कर रहे हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से ही कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत सारे काम, क्योंकि हम एक कल्चर में जी रहे हैं, उस कल्चर में बहुत सारी कॉमनैलिटीज होंगी, मतलब कि मैं जीवन से लेकर मृत्यु तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम ऐसे करूंगा जो आपके साथ सिमिलर होंगे और हम सब में वो सिमिलैरिटीज होंगी, और वो सिमिलैरिटीज क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी वही काम किए होंगे, तो वो अगर उन्होंने लिख दिया कि ये जीवन शैली सही है, मान लो कि ये जीवन शैली सही है, उनमें से कुछ चीज़ें अभी तक हमारे अंदर हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उस तरीके से ही जी रहे हैं। अपनी फिलॉसफी को जस्टिफाई या फिर उसको रेलेवेंट बताने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि देखो हम, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, आप तो धार्मिक हो ही, ये भी एक है, आप चाहे मानो चाहे आप ना मानो, आप इस धर्म के हो, ये बड़ा चलता है आपको आजकल, पता है? आप पैदा भी यही होते हो, आप मरते भी ऐसे ही हो। रिलीजन ਨੂੰ मैं किते भी कह रहा, मैं यही कह रहा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि जब आप किसी एक फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और आप उसको आज के टाइम पे रेलिवेंट बताना चाहते हो ना, तो ये सबसे इजी तरीका है बताने का कि देखो आप हमारी फिलॉसफी के मुताबिक जो काम हम कहते थे, जहाँ पे लिखे हुए थे, वो काम आप उनमें से कुछ काम कर रहे हो, चाहे आप मतलब चाहते ना चाहते आप वो काम कर रहे हो। तो मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि अगर कोई बंदा ऐसा कर रहा है तो वो उस फिलॉसफी के हिसाब से जी रहा है। बाकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों साथ चलती है सर। 100% सर। अगर फिजिकल हेल्थ गई तो मेंटल भी जाएगी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड। फिजिकल हेल्थ सही रखने के तो बड़े तरीके हैं सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज कर लें या अच्छी डाइट ले लें, तो मेंटल हेल्थ सही रखने का क्या तरीका हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? एक चीज़ तो मेरे ख्याल से फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ को। First, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील भी कर रहे हो ना और कुछ भी ना करो, सिर्फ अपने कमरे से बाहर निकल के वॉक पे ही चले जाओगे ना, उससे भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस तुरंत देखने को मिलता है। तो मैं फिजिकल एक्टिविटी को मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के मामले में नंबर 1 मानता हूँ मैं। दूसरी चीज़, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने ये पर्सनली फील किया है कि मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन से आपको जो सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होता है वो क्लैरिटी आती है आपको, कि आपके जीवन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ये चीज़ की क्लैरिटी लेके आने में कि इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये वीडियो या फिर मेरी बात कहीं पे बाहर जाएगी तो 100 लोग सुनेंगे, 100 लोग में से 2 लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करें या कुछ करें। मेडिटेशन आपको ये क्लैरिटी देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि क्या वो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या फिर जो बाकी का पॉजिटिव आउटकम है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्लियर करने में, माइंड को क्लियर करने में मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा हेल्प है। कितनी देर करते हैं सर? हाँ जी, कितनी देर करते हैं? ज़्यादातर 20 मिनट के आसपास, कभी मन हो जाए तो ज़्यादा। 20 मिनट से बहुत होती हैं सर। हाँ 20 मिनट से बहुत होती है। तो पर अगर 20 मिनट बैठे दोबारा फिर अगर उठ जाएंगे तो माइंड तो फिर वैसे ही चलने लगेगा। नहीं, माइंड वैसे टोटली डिफरेंट। अच्छा, मेडिटेशन में बैठना का जो टाइम है आपका, और जब आप उठते हो यू आर कंप्लीटली डिफरेंट। मैंने ये चीज़ फील की। आप कितना भी अच्छा भी फील कर रहे होगे ना, तो जब उठोगे उससे ज़्यादा अच्छा फील करोगे। पर ये चीज़ मेरा ये चीज़ कितनी देर तक रहेगी? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, कि ये चीज़ कितनी देर तक रहेगी। वेरी गुड। क्या होता है ना सर कि जो एक स्टेट ऑफ माइंड है ना, कि हम अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में रहना है या फिर हमने खराब स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। अगर आप अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहते हो तो ये भी एक प्रैक्टिस की चीज़ है। जिस भी चीज़ की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, चांसेस आर के उस स्टेट में रहने में आपको ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप, जैसे आपका क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि मैं सही समझ पाया हूं कि अगर मेडिटेशन से आप एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में चले भी गए तो वो कितना देर लास्ट करेगा, दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन इज, है ना?
तो मेरा ये मानना है कि अगर जितना ज़्यादा उस चीज़ को अगर मैं हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो चांसेस आर के उस स्टेट ऑफ माइंड में रहने में मुझे हेल्प होगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ पे रहने की। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि रिसेंटली मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी थी कि मेडिटेशन के बाद ना मेरे जीवन में जो भी कुछ अच्छा चल रहा है ना, कोई भी 3 चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं तो वो मैंने लिखनी है, ठीक है। और वो पॉजिटिव चीज़ें कुछ ऐसे बहुत बड़ी या फिलोसॉफिकल नहीं होनी चाहिए कि देखो मैं कहाँ था कहाँ पहुँच, ऐसी नहीं। अगर मुझे आज की कॉफ़ी वैसे अच्छी तो नहीं लगी, अगर आज की कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी थी तो आज यार कॉफ़ी में बड़ा मज़ा आया था, आज भाजी से बात करके मज़ा आ गया, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव चीज़ें जो जब मैंने सोचा इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना तो एग्जैक्ट सेम डाउट मेरे दिमाग में था कि अगर लिख भी दूंगा तो क्या ही बड़ी बात है, क्या ही हो जाएगा, बाद में तो वही क्लेश, वही सारा कुछ, वही सारे झमेले। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो दिमाग है ना वो नेगेटिव बायस्ड है। हमारी एवोल्यूशन ही इस तरह से हुई है कि हमें खतरा, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सुनाई देती हैं, ज़्यादा दिखाई देती हैं। अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें लगातार देखना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। चांसेस, अगर मैं ये हर टाइम अपने दिमाग को फोर्स कर रहा हूँ अच्छी चीज़ें ढूंढ के निकाल के उसको रिमाइंड करा रहा हूँ, तो चांसेस आर के वो मेरी आदत में शामिल होगी वो चीज़। तो मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है चीज़ें, कि अगर आप जो भी चीज़ अपने माइंड के लिए अच्छी कर रहे हो तो चांसेस आर के आप उस स्टेट ऑफ माइंड में ज़्यादा टाइम तक रह पाओ। साढ़े ਜਿਹੜੇ इंडियन स्क्रिप्चर्स है, हाँ, हमारे जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब कि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बेशक बात ये है उसको कौन सही ढंग से पढ़ रहा है। हर बंदा अपने एक चीज़ यहाँ पे मेरे दिमाग में ना बड़ी मैं क्यूरियस हूँ, क्योंकि आप ये बात बार बार कर रहे हो, क्योंकि आप आयुर्वेद के बारे में भी आपको पता है और आप इंडियन स्क्रिप्चर्स के बारे में भी बात कर रहे हो, तो मेरे दिमाग में एकदम से चीज़ आई कि बहुत सारे लोग जैसे ये बोलते हैं ना कि जो इंडियन स्क्रिप्चर्स में पहले से जो लिखा हुआ है मतलब वो वही सही है, द फाइनल ट्रूथ वही है। तो उस हिसाब से लोग मीन्स के अपने आप को कई बार सुपीरियर बताने के लिए, वेस्टर्न कल्चर से सुपीरियर बताने के लिए या किसी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो आज के टाइम पे उतने ही ज़्यादा रेलिवेंट है जितने आज से हज़ारों साल पहले थे, और अगर हैं तो क्यों? पहली बात तो ये है कि स्क्रिप्चर्स की नॉलेज बहुत कम लोगों को है, लेकिन बोलते तो सब हैं कि बकवासबाजी है सब। सीधे बात बताऊँ आपको, नहीं नॉलेज है किसी को। हर बंदा अपने तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, उनको स्क्रिप्चर्स का नहीं पता। किसी को नहीं पता उपनिषद मतलब क्या है, किसी को नहीं पता वेदांत क्या है, हाँ, उनको नहीं पढ़े अच्छे से। हर बंदा अपने तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। ये जो हम सभी कर रहे हैं दैट इज अज्ञान, दैट इज नॉट ए नॉलेज। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ स्क्रिप्चर्स ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਦਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ दैट इज अज्ञान। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। दैट्स ऑल, गल खत्म। मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं ये बात से सहमत हूँ। मुझे ये पर्सनली लगता है कि अगर इंसान की समझ, जिस भी इंसान की समझ अपने बारे में बहुत ज़्यादा होती है ना, उसको दूसरों की भी समझ बहुत ज़्यादा होती है। बात ही खत्म हो ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹੀ तो कहते हैं सारी चीजें जानते हैं। ऑन ए बेसिक लेवल, बेसिक टू बेसिक लेवल ना हम सब एक ही जैसे हैं। ह्यूमंस जो है ना बेसिक टू बेसिक लेवल पे एक ही, वी आर नॉट सिमिलर, वी आर सेम सर। हाँ बहुत सेम है। सेम अगर मुझे जिस तरह की बात से बहुत बुरा लगेगा, चांसेस आर के इन जितने भी आप बैठे हुए हो आपको भी उसी तरह से सिमिलर सी फीलिंग आएगी आपके दिमाग तो में। सर बिहेवियर आ गया ना। नहीं, मैं बेसिक जो साढ़े अंदर चल रहे हैं ना, जो थोड़े अंदर हो रहा है, जिस तरह ब्लड फ्लो कर रहे हैं, जिस तरह न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, मेरे अंदर भी उतना ही कर रहे हैं। हाँ वी आर सेम सिमिलर। सो जितना ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर मुझे इस बात की समझ आ जाए कि अगर कोई इंसान मुझे गलत बोलता है, अच्छा तो मुझे उससे उस गलत बोलने से, कोई बोले कि मैं तो यार मैं बड़ा एरोगेंट हूँ, कोई भाई बोल दे आके अबे तू बड़ा एरोगेंट है, और मुझे इस बात से बुरा लग रहा है, मान लो कि मुझे बुरा लग रहा है, अगर मैं ये समझ लूँ कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है तो मुझे समझ में आएगा कि शायद यार मैं थोड़ा बहुत एरोगेंट हूँ इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है। अगर मैं नहीं होता तो काणे नू काणा कहोगे तो ਉਹਨੂੰ लगेगा, जेकर काणा है ही नहीं अगला बंदा तो ਉਹਨੂੰ क्यों लगेगा बुरा, समझ गए। सो अगर मैंने ये समझ लिया कि अच्छा मेरे अंदर इस तरह के फॉल्ट हैं, इसलिए अगर कोई मुझे आके एरोगेंट बोलता है तो मुझे बुरा लगता है। कल को कोई मुझे आके बोले कि भाई यार उसने मुझे ये बोला था, मुझे बड़ा बुरा लगा था, ये चीज़ सही है कि गलत है, तो मैं उसको भी बता पाऊंगा, फिर मैं उपदेश दे पाऊंगा क्योंकि मैंने पहले अपने आप को जाना कि अच्छा अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो अंदर से ये कमी है, उस कमी की वजह से मुझे ये वो वाली फीलिंग आ रही है। अगर सेम फीलिंग भाई को आ रही है तो उसकी भी वजह पॉसिबल हो सकता है कि ये है। और जब मैं इनको बताऊंगा कि भाई ये वाली प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, तो भाई बोलेगा तू तो जानी जान है भाई, तूने तो मेरे दिल की बात पूछ ली,
यही बोलेंगे ना। तो मेरा ये सिंपल सा है कि अगर इंसान अपने अंदर अपने आप को समझ सकता है, और जो इंसान ने जितना ज़्यादा अपने आप को अच्छे से समझा है, अपनी कमियों को भी, सब इंसानों के अंदर कमियां भी और अच्छाइयां भी होती हैं और उनका रीज़न भी होता है, तो अगर कमियों और अच्छाइयों का रीज़न किसी को बहुत ही अच्छे से पता है तो उसको हम बोलते हैं ये तो महात्मा है। उसका रीज़न क्या है कि जब हम उस महात्मा के पास जाते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, अपनी कमी बताते हैं, तो फटाफट से उसका रीज़न बता देते हैं, तो हमें लगता है कि महात्मा जी तो जानी जान है, वो तो दिल की बूझ लेते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है जबकि हमें पता सिर्फ ये होना चाहिए था कि महात्मा ने आपको नहीं बूझा, उन्होंने अपने आप को बूझ लिया। जो भी आप बात कर रहे थे वो उपनिषद है, सॉरी आप्तोपदेश है, जो एक अच्छा, ये क्या है? आप्तोपदेश जो स्क्रिप्चर्स इसका कुछ है मतलब? यस यस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। ज्ञानी हूं, मुझे पता जस्ट लिसन, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। मतलब नवजोत भाई जो कह रहे हो सही है। नवजोत भाई तइयो 1 मिलियन फॉलोअर ला के भाई ने मिस ही करता नहीं चलो अगे पॉइंट ਤੇ ਆਈਏ। ਆਪ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ऑब्जर्व कर लिया जी। वेद का मतलब समझते हैं ना सर? नहीं। वेद मतलब नॉलेज। अच्छा, दैट्स ऑल। वेदांत मतलब कलेक्शन ऑफ नॉलेज। यस, ओके। उस वक्त उपनिषद मतलब ये भाई बोल रहे हैं अभी भी उस वक्त की। हाँ चलो ठीक है। नहीं, लेकिन ये चीज़ भी मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, वो मतलब हो सकता है आज से 500 साल पहले भी सही हो सकता है कि आज भी उतनी ही ज़्यादा रेलिवेंट हो। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀਆਂ। और भाई मेरा फिटनेस चैनल है। ਅਜੇ ਬੁੜੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ This is also related to the mental fitness। यस यस, मजाक कर रहा हूँ। सर इफ़ यू डोंट माइंड थोड़ा 2 मिनट गल ज़्यादा हो जाएगा, 2 मिनट। सर जॉन इब्राहिम सर ने एक इंटरव्यू में बोला था, मैंने 25 साल से एक उनकी फेवरेट काजू कतली नहीं खाई, और आपने अपनी वीडियो में मेंशन करते हो कि मैं कभी कभी मतलब खाने के बाद आफ्टर गुलाब जामुन खाता हूँ, शुगर खाता हूँ साथ में, तो सर देखा जाए तो आप में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बॉलीवुड एक्टर्स के अकॉर्डिंग, जितनी उनकी अच्छा उतनी अच्छी आपकी बॉडी रिकॉर्ड हुआ ना सर? देखा जाए सर, टू बी फ्रैंक सर, टू बी ऑनेस्ट, अच्छा सर, आपकी अच्छी बॉडी है उनसे भी अच्छी। थैंक यू। हम भी सर मोटिवेट आपसे होते हैं, और आपको इससे कहना क्या है कि शुगर खाने से बॉडी नहीं बनती, शुगर यार मेरा बॉडी बनती, अगर आपका इसमें कहना है? अगर मुझे मेरा मान लो मेरी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जी, जी। मान लो, और मेरी फिटनेस के रूटीन के चलते मैं वो फेवरेट काम ना कर पाऊँ तो लानत है ऐसी फिटनेस पे, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर आपकी कमजोरी है कोई चीज़, मीठा अगर आपकी कमजोरी है, तो आप इस चीज़ को बहाने की तरह भी यूज़ मत करो जी, कि अगर नवजोत ने बोल दिया कि वो तो खा लेता है तो चलो जी चक देना फटे में भी, है ना। तो आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए और आपको अपने इमोशंस को भी करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 25 ਸਾਲਾਂ में काजू कतली नहीं खाती? सर मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई मुझे इमीडिएटली ये लगा था कि लानत है ऐसी जिंदगी पे, मैं भी कह रहा मेरे अपने भरा ਨੂੰ जबकि लानत सर है ऐसी मैं जिंदगी पे। सारे बॉलीवुड क्या फायदा भाई? ਪਤਾ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ भाई बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, चलो अगर प्लेजर्स की ही बात आ रही है, जी। बहुत सारे लोग Thank सेक्स को रिफ्रेन करते हैं, बहुत सारे लोग सेक्स को गलत मानते हैं, जी, जो जी। लोग बॉडी बिल्डिंग में है कि हमारा डिसिप्लिन भंग होता है। जी जी अभी मुझे कोई बोलेगा कि फिटनेस अगर तुमने करनी है, कोई अच्छी फिजिक बनानी है, मतलब बनाओ अच्छी फिजिक, और उसके लिए तुम्हें सेक्सुअल एक्टिविटीज से दूर रहना पड़ेगा, मैं बोलूंगा लानत है ऐसी जिंदगी पे भाई, जी, जी। लानत है ऐसी फिजिक पे जिस फिजिक से कुछ करना ही नहीं। वो भी यही कहता जी जी बोलिए सर, बोलिए। सर अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे लोग पूरा वीक फॉलो करते हैं जिम प्लान, ओके, तो सर संडे को फास्ट फूड लेना अच्छा है या बुरा? मतलब लोग कहते हैं कि अगर आप पूरा मतलब एक तरह से मतलब जिम में अगर फोकस कर रहे हो तो आपको बाहर का कुछ नहीं खाना चाहिए। अभी मैंने आपसे सवाल किया शुगर के बारे, अब सर फास्ट फूड के बारे में सवाल करते हैं, जबकि आज संडे है, आज मैं भर के खाऊंगा पर अगले 6 दिन मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो सर ये अच्छा है या बुरा? और मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेंथ पूरी ओके है, अगर मैं कल जिम जाऊंगा, कल चेस लगाऊंगा तो मेरा कोई भी मतलब बिगाड़ नहीं आएगा उस चीज़ में, अच्छा रहेगा सब। ज़रूरी नहीं है कि इससे बिगाड़ नहीं आएगा। जी जी हम हमारी कंसल्टेशन हम जो लोगों को देते हैं उनमें से, या फिर कोचिंग देते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मान लो कि हमने उनको 300 कैलोरीज पर डे डेफिसिट पे डाल दिया, जी, तो 6 दिन अगर वो डेफिसिट फॉलो करते हैं तो उनका 1800 कैलोरीज डेफिसिट में चले गए। अगर आप चाहो तो 1800 कैलोरीज बहुत इजीली खा सकते हो संडे को, जैसे आप बर्गर वगैरह ये वो खाओगे, तो अगर आप 1800 कैलोरीज डेफिसिट में चल रहे थे 6 दिन और 7वें दिन जाके आपने 2200 कैलोरीज वाले बर्गर और ये सब चीज़ें खा ली, तो वो आपका वॉश है फिर,
ओके ठीक है, आपको बेनिफिट नहीं दिखेगा, डेफिसिट का बेनिफिट आपको नहीं दिखेगा। लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होती है आमतौर पे कि मैं तो डाइटिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। आमतौर पे वो लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने डेफिसिट तो क्रिएट किया होता है लेकिन वो डेफिसिट को वॉश आउट कर देते हैं सैटरडे को या फिर संडे को। पीने बैठ गए तो साथ में पता नहीं चलता कि कितनी कैलोरीज खा रहे हैं वो, तो वो चीज़ वॉश हो जाएगी आपकी। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, अगर तो आपका स्पेसिफिक गोल है कि मैंने इतने टाइम पे इस तरह की फिजिक मुझे चाहिए, बॉडी रिकॉम करनी है, फैट लॉस करना है, वट तो आपको फिर उस हिसाब से, आपको कैलकुलेशन के हिसाब से ही चलेगा, आपकी ज़िंदगी फिर नंबर के हिसाब से ही चलेगी। और अगर वो नंबर इस तरह से वॉश होता है आपके संडे को इस तरह खाने से, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इस तरह का कोई गोल नहीं है तो आप खा भी लोगे और जैसे आप बोल रहे हो कि आपकी स्ट्रेंथ पे तो कोई असर वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन आपकी फिजिक में भी कोई विजिबल डिफरेंस अगर आप देख रहे हो कि नहीं आ रहा, आपका गोल कोई डीरेल नहीं हो रहा, तो ठीक है, आपके लिए खाना कोई ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इसमें सोचने वाली भी बात नहीं है। रिलेशनशिप फूड के साथ मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने ये खा लिया तो हाय ओवर थिंकिंग कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ कॉफ़ी ये वाली दूध वाली पी ली हाय। अगर तो ये इस तरह का हिसाब किताब है आपका, तो फिर आपका रिलेशनशिप फूड के साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये मेंटल हेल्थ के लिए आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इस तरह से आप बहुत लंबा जीना बड़ा सफरिंग वाला जीना है यार, ये है ना, कि आप हर टाइम इसी में लगे रहो कि हाय इतनी कैलोरीज, हाय इतना। दूसरा सर, लोगों की ना एडवाइस बड़ी रहती है इस चीज़ में कि जिम हमेशा, कोई कहते हैं सुबह जाओ, कोई कहते हैं शाम को जाओ। सर इस चीज़ में इफेक्ट आता है, कोई इफेक्ट आता है, इफेक्ट आता है। आमतौर पे जो लोग सुबह जिम जाते हैं वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं जी आमतौर पे जी। और जो लोग शाम को जाते हैं, जब वो जाके वजन उठा रहे हैं ना, तो वो बेहतर उठा पाते हैं अगर वो शाम को जाएं। जो सुबह वाले जा भी रहे हैं ना, अगर वो शाम को जाएंगे तो उनको डिफरेंस दिखेगा कि शाम को मैं बेटर कर पा रहा हूँ। जी जी जी। हैविंग सेड दैट, अगर आप सुबह ही लगातार जाते हो तो बॉडी अडेप्ट भी हो जाती है, जी जी। तो आप सुबह ही अच्छे से वर्कआउट कर लोगे। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। अगर आप सुबह कंसिस्टेंटली जा सकते हो तो आपको सुबह जाना चाहिए। अगर आप शाम को ही आप टाइम निकाल सकते हैं अपनी जॉब की वजह से, किसी वजह से, तो आपको शाम को जाना चाहिए। जो टाइम आप निकाल सकते हो उस टाइम के हिसाब से ही आपकी बॉडी भी एडजस्ट हो जाएगी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर इस टाइम 59 ईयर ओल्ड ने, व्हेन ही वाज इन देयर लेट अर्ली 40s, ही वर वेरी फिट, मतलब सही ਸੀਗੇ ਆਲਮੋਸਟ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਇੰਜਰੀ ਬੈਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਸਲ ਮਾਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਿਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਵਧੀਆ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂ ਜਿਮ ਲਈ, ਕਿ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਇਫ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਮ ਬੇਸਡ वर्कआउट करावा या जिम लेके जाऊँ? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरी मदर की एज 62 है और उनको जिम स्टार्ट किए हुए 1 साल हुआ है, तो मतलब 61 जब हुई होंगी तो तब उन्होंने जिम स्टार्ट किया। सबसे जो अच्छी चीज़ है ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, वो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल है। हम स्क्वाट को एक 60 ईयर्स ओल्ड बंदे के लिए ये बना सकते हैं कि ये बेंच है, यहाँ से उठ के खड़े होना, ये एक 60 ईयर्स के बंदे के लिए ये स्क्वाट है। सबके लिए स्क्वाट का मतलब सेम नहीं है, ठीक है? तो हम यहाँ से स्टार्ट करा सकते हैं, धीरे धीरे उनकी डेप्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी बेंच को नीचे करके। जब अगर वो रेंज ऑफ मोशन अच्छी उनकी आ जाए तो हम उनको वेट पकड़ा सकते हैं हाथ में, 2 किलो 5 किलो, तो इस तरह करके हम धीरे धीरे उनको प्रोग्रेस करवा सकते हैं। जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं जिम में, उन पे सभी पे, ऑलमोस्ट सभी पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। आपका क्वेश्चन है कि क्या उनको घर पे रह के वर्कआउट करवाना चाहिए या फिर उनको जिम लेके जाना चाहिए? अगर आपको इस बात की समझ है कि उनके सभी बॉडी पार्ट्स को किस तरह से ट्रेन करना है घर पे जो कि हो सकता है, आप रेजिस्टेंस बैंड ले लीजिए, कुछ हल्के फुल्के से 1-2 डंबल, पेयर ऑफ डंबल ले लीजिए, उससे उनका काम हो जाएगा। तो आप घर से स्टार्ट कर सकते हो। प्रिंसिपल घर में भी वही रहेगा, जिम में भी वही रहेगा कि आपको कोई भी एक्सरसाइज उनको करवानी है तो उसको स्केल डाउन करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये मैंने स्क्वाट की एक एग्जांपल दी, यही तरीका है बेंच प्रेस का, यही तरीका है कोई भी एक्सरसाइज का। जैसे घर में आप बेंच प्रेस तो करोगे नहीं, आप पुशअप कराने की उनको कोशिश करोगे, तो पुशअप वो नीचे करके नहीं करेंगे। पहले हो सकता है कि वो स्ट्रेट वॉल के साथ उनको प्रेस करें, देन उसका एंगल थोड़ा सा कुछ ऐसा कहीं पे मिल जाए, जैसे ये वाला है, यहाँ से मिल जाए, देन करते इस तरह से हम प्रोग्रेस इस तरह से कराएंगे, स्केल अप इस तरह से करेंगे हम एक्सरसाइज को। सो जो भी एक्सरसाइजेस आप करवाएं उनको घर में, उनको आपको धीरे धीरे करके स्केल अप करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल वही रहेगा कि हमने 8-10 रेप्स निकल जाएं, 2-3 सेट्स आ जाएं उस एक्सरसाइज में।
बेसिक बेसिक सी एक्सरसाइजेज 5-6 निकलेंगी बड़ी मुश्किल से। हफ्ते में एक बार टोटल बॉडी का वर्कआउट इस तरह से हो जाए तो स्टार्टिंग एक वर्कआउट भी बहुत अच्छा है, उससे भी उनको फ़ायदा होगा। धीरे धीरे 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जब आप देखोगे कि उनका कंट्रोल इंक्रीज़ हो रहा है, मूवमेंट्स के ऊपर उनका कंट्रोल आप देखोगे कि इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे हो रहा है कंट्रोल तो उसको आप 2 दिन में बना सकते हो, 2 फुल बॉडी वर्कआउट्स इस तरह से बना सकते हो। बेसिक एक्सरसाइज स्क्वाट, एक हिप हिंज मूवमेंट, एक प्रेसिंग मूवमेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एंड एक आपकी हो गई पुल वाली मूवमेंट। बस 2 पुल वाली मूवमेंट, 2 प्रेस वाली मूवमेंट, एक ऊपर वाली मूवमेंट और 2 नीचे के लिए, एक हिंज और एक स्क्वाट। तो ये आप काम घर पे अगर करवा सकते हो, आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अपनी निगरानी में ही करवाइए। आमतौर पे हम ये कर देते हैं कि चलो ये बता दिया, ये कर लेना, ये मत करना, क्योंकि सब लोगों को जब भी जिस भी एज में वो स्टार्ट करते हैं ना तो जोश बहुत होता है कि मैं तो कर ही लेना है, ऐसा होता है। वो बेसिकली मुझे यही बोलते हैं कि इतना तू जिम जाके उठाता है, तो मैं पहले लेता था पहले। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कि ये तो मैं कर ही लेता था, मैं कर ही लेना। लेकिन बेसिक आप यही ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है इस तरह इस एज ग्रुप के लोगों में कि उनको मूव सही से करवाना है हमने, ठीक है। मूव सही से अगर करवा पाएँ हम, उसके बाद रेजिस्टेंस ऐड करना तो किसी भी तरह से कर सकते हैं हम। रेजिस्टेंस बैंड से कर सकते हैं, थोड़े बहुत डंबल से कर सकते हैं। अगर उनकी स्ट्रेंथ अच्छी इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है तो आप जिम लेके जा सकते हो उनको इवेंचुअली। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा शायद अभी के हिसाब से ये बड़ा कॉमन भी होगा। मेरा खुद का कज़न भी वर्कआउट करता था मेरे साथ पहले, अभी ड्यू टू गैप वो नहीं आ रहा। इवन मैं भी शौक हूँ देख के कि जिम में जितने भी नॉर्मल जिन्होंने कम्पीट भी नहीं करना ना, हो सकता है हर जगह पे ये कॉमन हो आज की चीज़, बताता कोई नहीं है, बट कुछ जो सब्सटेंसेस है, जैसे एक एनाड्रोल बहुत फेमस है, ये सभी लोग, एक मेरे साथ भैया आते हैं, मतलब देखे मैंने कि उनकी बैग में पड़े हुए हैं ऐसे ही, तो उस बैग में पड़े हुए हैं, आई मीन टू से दे आर यूजिंग दैट, ठीक है, थिंग्स। तो उस चीज़ को देख के बीइंग मतलब मैं फिट रहने के लिए जाता हूँ, मुझे नहीं ज़्यादा इन्हांस होना, तो मुझे ये देख के कभी कभी लगता भी है कि भाई ये बड़ा सही है। तो मतलब उनका मतलब एक मेरे को बैकअप पॉइंट पता चला कि ये इजी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अभी मेरे कज़न का भी ये चीज़ हुई कि उसके अभी लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उसको भी ये लगता है कि हाँ यही चीज़ है, उसका मन में होता है कि मेरे को भैया 50,000 इकट्ठे करने हैं, तो मेरा 3 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा। तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि तेरे को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ गलत है। बट मैं देख रहा हूँ ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, अभी ये प्रैक्टिस बड़ी कॉमन सी है, और मोस्टली थर्ड पर्सन जो जिम में तगड़ा लग रहा है ना, तो उसका यही है बैकअप पॉइंट। तो ये चीज़ थोड़ा आपकी नज़रों में भी शायद आप ये भी सपोर्ट करोगे, गलत ही है? फॉर श्योर गलत है, और हम बोलते भी हैं। ज़्यादातर जो लोग ऑनलाइन बोलते हैं, चाहे खुद को अच्छा बताने के लिए कि अगर मैं इस तरह से बोलूँगा तो बहुत अच्छा दिखूंगा, चाहे ऐसे चाहे कैसे भी, सभी लोग, इवन के जो लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स अपनी व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वो बताते भी हैं कि मैं ले रहा हूँ, वो भी बोलते हैं कि भैया आपके लिए नहीं है, नहीं, बोलते सभी हैं। एट द एंड ऑफ द डे यार भाई, सबका अपना अपना डिसीजन तो अपना ही रहेगा ना। मैं किसी को बोल जरूर दूंगा किसी वीडियो में कि ये चीज़ गलत है, लेकिन डिसीजन तो एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं का है ना, कि उन्होंने क्या अपने लिए अपनी लाइफ में क्या करना है। एंड एज वी वर डिस्कसिंग अर्लियर कि हर कोई भी डिसीजन के पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। हो सकता है कि जो इंसान, अभी बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं भी मिला हूं जो कि कुछ भी करके अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं बॉडी बिल्डिंग में वो कुछ नहीं करना, उन्होंने कभी इन्फ्लुएंसर नहीं बनना, कुछ नहीं करना उन्होंने, लेकिन वो कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा 18 साल की एज तक, उसने हो सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा बुली करा गया हो, उसकी स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसी है कि यार ऐसी होती है, चाहे मर जाऊं मैं चेंज हो जाऊं, क्या करोगे यार उसका। सही बात है। तो यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं या फिर जो बड़े भाई हैं, जिन लोगों के, अगर वो उनको थोड़ी समझ है, तो जो रूट कॉज है ना उसके पीछे का, उसको समझना पड़ेगा, और उस इंसान को समझना पड़ेगा जो उसके साथ रहता है। क्योंकि अभी अगर आप बोलें कि मेरे जिम में 10 लोग ऐसा करते हैं, तो मुझे क्या पता वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा उसे, उसके पीछे का रीजन। मेरा मतलब ये था कहने का कि काफी इन्फ्लुएंशियल है बाकियों के लिए, एज अ मेरे को भी लगेगा कि वो तो हाँ, है, सही है, वो ये तो कह है। रहा हूँ बस मैं। सबसे बड़ी गलती ऑब्वियसली लोकल ट्रेनर्स बड़ा ज्यादा पुश करते हैं, बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। तो बिकॉज उनका मेजरली सोर्स ऑफ इनकम ही, बिल्कुल जितने भी लोकल छोटे जिम्स हैं, मोस्ट ऑफ देम, कि उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम ही यही सारा कुछ है। बिकॉज ऑब्वियसली देखो यार भाई, आपकी इनसिक्योरिटीज़ जो है ना, वो आपकी बहुत तगड़ी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। जितने ज़्यादा इनसिक्योर हो आप उतने ही ज़्यादा वल्नरेबल हो। वल्नरेबल मतलब कि आप क्या उसको बोलते हैं पंजाबी, वल्नरेबल का मतलब होता है कि मेरा कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, मैं बहुत ज़्यादा नाजुक कह सकते हो आप, कि फ्राजाइल हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाने वाले तो हमेशा ही रहेंगे। वो आपको आपके जिम के उस्ताद के रूप में मिल जाएंगे,
अगर वहाँ नहीं मिले तो आप कोई ऑनलाइन वीडियो स्क्रॉल कर रहे होगे, वहाँ पे मिल जाएंगे। लोगों की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाने वाले हमेशा ही रहेंगे। जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार मेरा तो फ़ायदा उठा लिया जी, मेरे जिम वाले ट्रेनर ने मुझे ज़बरदस्ती दे दिया। कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है? मुझे बताओ, कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। मेरी अंदर कोई कमज़ोरी थी, मैं उस कमज़ोरी को छुपाने के लिए एक सर्टेन लुक को अचीव करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसको एक्सेप्ट किया। बाद में मुझे कोई साइड इफेक्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैंने जो दोष है वो दूसरे पे मढ़ना है तो वो मैं मढ़ दूँ, तो वो बात अलग है। मेरा जनरली ये लाइफ में मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि इंस्टेड ऑफ आप सिचुएशन में दूसरे को ब्लेम करें, आप ये देखें कि सिचुएशन में मैं कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हूँ। चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ख़राब सिचुएशन के लिए मेरी 10% भी हो, तो उस 10% को अगर मैं फिक्स कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो सिचुएशन सही हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि जी आजकल इन्फ्लुएंसर बड़े ख़राब हैं, आजकल जो जिम में जो लोग ऑलरेडी एनहेंस्ड हैं उनका इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर, तो भाई इन्फ्लुएंस तेरे ऊपर ऐसा क्यों आ गया भाई? किसी ने कोई ज़बरदस्ती तो करी नहीं। तो मैं इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि अगर किसी का नंगा शरीर देख के आपके मन में चुल मच रही है, मैं मर जाऊँ पर लेकिन मैं वैसे ही दिखना, कोई दिक्कत नहीं, तो वो फीलिंग आपके अंदर क्यों आ रही है? मैं इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। तो एट द एंड ऑफ द डे बात घूम के वहीं पे आएगी कि आप अंदर से कैसे हो। उसी तरह से आप अपने रोल मॉडल्स चुनोगे, उसी तरह से आप उनको या तो मिमिक करोगे या नहीं करोगे। किसी को कोई इंसान गलत लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि जिस तरह से वो अंदर है वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए गलत लग रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी को देख के मैं भी स्टेरॉइड्स लगा लूं, तो आप भी अंदर से वैसे ही थे यार, मान लो क्या हो गया, खत्म हो गई बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर बाद में कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। भाई मैं चाहता था उसके जैसा दिखना, खत्म होगी बात। बिल्कुल 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 भाई, ऐसे भी कुछ कंपनी हैं तो कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब वो समझते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया और कुछ लोग मेरी तरफ देख के अगर मुझे कोई साइड इफेक्ट हुआ मैं वो दिखाऊं ना, तो कुछ लोग ये भी सोच के लेते हैं कि शायद मुझे भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो वो बेवकूफ है भाई। हाँ मतलब बेवकूफ। देखो आजकल इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन का फायदा आपने लेना है नहीं लेना ये आपकी समझदारी के ऊपर है। अगेन मैं वही चीज पे लेके आऊंगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हाँ कि मुझे अगर मैं देख रहा हूँ किसी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट मुझे ये तो थोड़ा बहुत पढ़ना, रिसर्च करनी चाहिए या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए ना कि वाकई में इसका किसी पे भी नहीं होता। हाँ जी। ये सिर्फ ये बोल रहा है इसी को ही नहीं हुआ, या फिर ये झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है, अपने डिसीजंस को जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ जी देख लो मैंने लिया मुझे कुछ नहीं हुआ, है ना। तो वो तो अपनी समझदारी पे, एट द एंड ऑफ द डे बात यहीं पे खत्म होगी कि मेरी समझदारी किस लेवल की है। अच्छा चलिए फिर ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਠੀਕ ਹੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਿਮ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪੀਣਾ ਨਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਜਿਮ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਡੇਲੀ। ਬੜੀ ਕਰ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ, ਗੋਲਡ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ ਅਸਲ। ਚਲੋ ਆਜੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਖਿੱਚ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚ ਦੇ ਭਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਈਏ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਬਰਿਸਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਵੀ। ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਖਿੱਚ ਵੀ ਫੋਟੋ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ।